नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप की सप्लाई शुरू हो गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट लैब से सुबह करीब सुबह आपको बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन की खेप लेकर पहला ट्रक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। यहां से विमान के जरिए वैक्सीन सरकार के स्टोरेज डिपो तक पहुंचाई जाएगी। तो आपको हम बता दें कि ये शुभारंभ हो गया है एक तरह से। इतनी बड़ी खेप, पहली डोज जो है वो कम से कम निकल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की सप्लाई जो है वो अब शुरू हो गई है। तस्वीरों में भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है जब ये पहली खेप सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट रवाना हुई है और 16 जनवरी से टीकाकरण का काम जो है, वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में शुरू हो जाएगा। तो शुभारंभ पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से पहली खेप रवाना। तो देश को पहली वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई है और आपकी स्क्रीन पर अब हम दिखाते हैं वैक्सीन सप्लाई की ये पहली तस्वीरें जो कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से हो रही है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो गई है। कल ही केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 1 करोड़ 10 लाख डोज की खरीद का ऑर्डर SII को दिया था, जिसके बाद आज सुबह से सप्लाई शुरू हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक सरकार को वैक्सीन की हर डोज 200 रुपए में दी जा रही है। पहली खेप में वैक्सीन के 1.1 करोड़ डोज दिए गए। सरकार को 200 रुपए में ये डोज सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा है। नए साल में दुनिया भर में भारत की वैक्सीन पावर का डंका बजने जा रहा है। उसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। जी हां, प्रधानमंत्री ने देश को विस्तार से बताया कि कैसे दुनिया नए सुपर पावर की दस्तक सुनने वाली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक कोरोना के खिलाफ भारत के वो महारथी हैं जिनके बलबूते ही भारत वैक्सीन की सुपर पावर बनेगा। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। जिस तरह से देश के डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी कोरोना से लड़ने में फ्रंट फुट पर हैं, देश भर में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना को भगाने में ये ट्रक बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए इन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। ये ट्रक कैसे इंडिया की वैक्सीन पावर से जुड़े हैं, उसे जानने से पहले आपको पीएम मोदी को सुनना होगा, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद देश को संबोधित किया कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देश के आत्मविश्वास की वजह ये वैक्सीन है, जिसे बनाने में भारत को महारत हासिल है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले देश हैं। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि भारत की वैक्सीन सबसे सस्ती है। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। क्रेडिट स्विस के अध्ययन के अनुसार भारत को 1.66 अरब खुराकों की जरूरत है, लेकिन भारत की क्षमता इससे कहीं ज्यादा 2.4 खरब डोज बनाने की है। 5 कंपनियां अरबिंदो फार्मा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, कैडिला और बायोलॉजिकल ई वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। इस तरह भारत के पास मांग से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। पुणे में 6 तरह के खास ट्रक
सीरम इंस्टीट्यूट के लिए निकले थे, जहां इनमें वैक्सीन बॉटल लोड करके देश भर में भेजी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर है कि ये वो ट्रक्स है, ये वो जो कूल चेन ट्रक्स है जो वैक्सीन पूरे देश भर में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 400 ऐसे ट्रक्स है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ट्रक्स है, बहुत ही खास ट्रक्स है जो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए होते हैं। वो ट्रक्स यहाँ से यानी पुणे से निकलेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। कोरोना पर वैक्सीन बनाकर भारत पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। अब बारी लोगों को वैक्सीन लगाने की है, जिसकी शुरुआत फ्रंट लाइन वर्करों से होगी और उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। फ्रंट लाइन वर्करों के बाद 50 साल से ज्यादा और बीमारों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसके लिए सरकार कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है, जो आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाने वाला है। सरकार की योजना अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक देने की है, जिसके लिए सरकार को असंभव सा लगने वाला काम करना होगा। SBI रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन 13 लाख लोगों को टीका लगाना होगा। चीन को छोड़कर और किसी देश में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन वैक्सीन नहीं दी गई। दावा है कि चीन ने 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और ब्रिटेन में 4,72,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो भारत के सामने चुनौती कड़ी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकारी सिस्टम के अलावा वैक्सीन को पहुंचाने वाले ऐसे फ्रंट लाइन वर्करों को भी दिन रात काम करना होगा। तभी दुनिया भारत की वैक्सीन पावर को मानेगी। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। किसान आंदोलन में आज का दिन अहम साबित हो सकता है। आज आंदोलन का 48वां दिन है और आज ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार को फटकार लगाने के साथ साथ कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी के गठन की भी बात कही, लेकिन इस पर भी पेच फंस गया है। किसान नेता कमेटी के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि मामला सुलझने तक कोर्ट तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के लिए भी कह सकता है, लेकिन ये सारी बातें कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएंगे। तो आज इंतजार कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ होता है। कमेटी बनेगी, कानूनों के अमल को रोका जाएगा या किसानों को रास्ता छोड़ने के लिए कहा जाएगा। कोर्ट ने कल इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की। सोमवार को कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी। सबसे पहले समझिए सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं पर बड़ा फैसला आएगा, उन याचिकाओं में क्या है। पहली याचिका, कोरोना का खतरा, बॉर्डर से हटाए जाएं किसान। दूसरी याचिका, किसानों की मांग पर विचार के लिए सरकार को निर्देश। तीसरी याचिका, किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिले। चौथी याचिका, तीनों कृषि कानून को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करे। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कमेटी गठित करने का सुझाव दिया था, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी कोर्ट तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर भी फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 2 बड़े अपडेट सामने आए। पहला, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया और दूसरा, किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। सबसे पहले आपको केंद्र सरकार के हलफनामे के बारे में बताते हैं। बड़ी बात नंबर 1, किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं। बड़ी बात नंबर 2, आंदोलन सिर्फ कुछ किसानों तक सीमित। बड़ी बात नंबर 3, प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा दूर करने की जरूरत। बड़ी बात नंबर 4, कानून जल्दबाजी में नहीं बने, 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम। बड़ी बात नंबर 5, किसानों की गलतफहमी को दूर करने की पूरी कोशिश की। बड़ी बात नंबर 6, देश के किसान नए कानून से खुश हैं। कोई भी अधिकार इन कानूनों के जरिए छीना नहीं जा रहा। फैसले से पहले केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन पर अपनी पिक्चर क्लियर कर दी। वहीं किसान संगठनों के बयान से पेंच फंस सकता है। किसान संगठनों की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट की बड़ी बातें समझिए। बड़ी बात नंबर 1, तीनों कृषि कानून रद्द हों। बड़ी बात नंबर 2, कोर्ट का आभार,
हमारा दर्द समझा। बड़ी बात नंबर 3, कानून पर स्टे लगाने के विचार का स्वागत है। बड़ी बात नंबर 4, कमेटी में किसान संगठन शामिल नहीं होगा। बड़ी बात नंबर 5, कमेटी के सामने कानून रद्द पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक संज्ञान में लिया है जी। और फैसला सरकार को लेना है जी। कानून सरकार ने बनाए हैं जी। सरकार ही कानून वापसी लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए कमेटी का रास्ता निकाला था, लेकिन अगर किसान कमेटी के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक नया संकट खड़ा होगा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, ये आज साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सोमवार को भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। नाइक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन हादसे में उनकी पत्नी और एक सहायक की मौत हो गई। गाड़ी की हालत बता रही है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। संतुलन खोकर सड़क किनारे गहराई में जा गिरी कार के अंजर पंजर हो चुके हैं। इसी गाड़ी में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक अपनी पत्नी और एक कार्यकर्ता के साथ सफर कर रहे थे। श्रीपद नाइक और उनकी पत्नी कर्नाटक के येलापुर से गोवा लौट रहे थे। रास्ते में अंकोला के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। घायलों को अंकोला के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री की पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री के सहायक की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि खुद श्रीपद नाइक को भी गंभीर चोटें आई हैं। अंकोला के अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बावजूद श्रीपद नाइक की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें रात में ही गोवा मेडिकल कॉलेज लाया गया। हादसे की खबर मिलने पर अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई, लिहाजा पुलिस को भी हालात संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री के साथ हुए इस भीषण हादसे की खबर से सरकार में ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात करके नाइक के सेहत की जानकारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रीपद नाइक के लिए चिंता जताई है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के सड़क दुर्घटना में घायल होने के समाचार से मैं स्तब्ध और अत्यंत दुखी हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत से मेरी बातचीत हुई है। श्रीपद जी के इलाज का समुचित प्रबंध राज्य सरकार कर रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि श्रीपद जी जल्दी स्वस्थ हों। श्रीपद नाइक का बेटा अस्पताल में उनके पास पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इतने बड़े हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। अंकोला से नागार्जुन और पणजी से हरीश के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की सियासत में देवी देवताओं को लेकर बयानबाजी थम नहीं रही है। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने बीजेपी को निशाना बनाने वाले भगवान राम का सहारा लिया। कल ही टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के सीता पर खासा विवाद हो गया था। बीजेपी জানেন মুখে বলে জয় শ্রীরাম, আমিও বলতাম, আমারও বলা ছিল প্রত্যেকটা মঞ্চে শুরুর আগে জয় শ্রীরাম বলতাম, কিন্তু বুঝিনি যে রামচন্দ্রকে তারা ইউজ করে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে। যেমন প্রোডাক্টকে বিক্রি করার সময় দেখবেন কোনো নায়ক নায়িকাকে লাগে, কিন্তু সেই রকম যেন বিজেপি নিজেকে বিক্রি করার জন্য প্রভু রামচন্দ্রকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ইউজ করে। আমাদের একার ভগবান কোথায় লেখা রয়েছে? রামায়ণের কোন পাতায় লেখা রয়েছে যে বিজেপির ভগবান রামচন্দ্র? আমাদের ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা হিন্দু রামচন্দ্রকে পুজো করে, এমনকি অনেক সংখ্যালঘুরাও তাকে মানে, আমি জানি। কারণ আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ, আমরা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান শিখ ইসাই আমরা একসাথে বাস করি। কিন্তু এই বিজেপি ধর্মে ধর্মে লড়িয়ে দেয়, হিন্দু মুসলিমে লড়িয়ে দেয়। हम रुकेंगे छोड़। एलएसी पर कई महीनों से तनातनी कर रहे चीन की अकड़ ठंड में ढीली पड़ गई है। सरहद पर चीन ने करीब 50,000 फौजी जमा कर रखे थे, लेकिन इनमें से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात 10,000 फौजियों को वापस बुला लिया गया है। आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ज्यादा ठंड के चलते चीन ने इन जवानों को एलएसी से करीब 200 किलोमीटर पीछे बुला लिया है। एलएसी पर पिछले साल अप्रैल महीने से भारतीय फौज भी चीन के सामने बराबरी से डटी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।